नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी रोहन जी की है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना रोहन जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहन मेहता है और मेरी उम्र 27 साल के आसपास है। और सच कहूं तो मेरी पूरी जिंदगी किसी रंगीन सपने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ तले ही बीती है। बचपन से मैं राजस्थान के छोटे से गांव धौलापुर खुर्द में पला बढ़ा और मेरे पिता सुरेश मेहता एक साधारण पुलिस कांस्टेबल थे, जो हर रात थके हारे घर लौटते और मुझे समझाते कि बेटा, वर्दी की इज्जत बहुत है, पर उसके पीछे अनगिनत तकलीफें भी छुपी होती हैं, इसलिए जिंदगी में कभी भी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। उन्हीं की यही बातें मेरे दिल में छप गई थीं और मैं छोटे से 2 कमरों वाले घर में बड़े सपनों के साथ पढ़ाई करता रहा। बीए करके सरकारी नौकरी की तैयारी में हर सुबह 4 बजे उठकर मंदिर के पीछे बैठकर मन लगाता, जहां बस पक्षियों की आवाजें और हल्की ठंडी हवा मुझे पढ़ने की ताकत देती थी। और जब रिजल्ट आया और पता चला कि मेरा चयन हो गया है, मैं हैरान रह गया और पिताजी की आंखों में भरी खुशी अभी भी मेरी यादों में ताज़ा है। ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पहली नाइट ड्यूटी लगी, उस रात मैं हाथ में टॉर्च और कंधे पर हथियार लिए वीरान सड़क पर चल रहा था, जहां चारों तरफ ऐसा गहरा सन्नाटा था कि लग रहा था जैसे अंधेरा खुद मेरी सांसें गिन रहा हो। और जैसे जैसे मैं जंगल के पास पहुंचा, माहौल और भारी होता गया। अचानक पेड़ों के बीच से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी, इतनी धीमी कि पहले लगा हवा का भ्रम है, पर कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह आवाज और पास आ गई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की छाया अजीब विकराल आकृतियों में बदल रही थी और तभी मेरे पीछे किसी के चलने की धमकी भरी आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, मगर इंसानी नहीं। मैंने मुड़कर रोशनी डाली तो एक लंबा काला साया सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी सांसें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई पुरानी टूटी खिड़की से हवा फटफट कर निकल रही हो। और अभी मैं कुछ समझ पाता, वह साया अचानक पेड़ों की तरफ गायब हो गया। दिल की धड़कन अनियंत्रित थी, पर मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि पिताजी कहते थे, रात की घोर अंधेरी ही इंसान की हिम्मत का असली इम्तिहान लेती है। और जैसे ही मैं सड़क के मोड़ पर पहुंचा, पीछे से फिर वही भारी कदमों की आवाज आने लगी, टप टप टप। मैंने टॉर्च घुमाई तो दूर एक औरत दिखाई दी, बाल चेहरे पर लटके हुए। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, पर उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और काली पुतलियों से सीधे मेरी तरफ देखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलना बंद हो गए और ऐसा लगा जैसे रात खुद मेरी देह में उतर रही हो। तभी उसने एक खौफनाक चीख मारी और पूरी सड़क कांप उठी। और मैं बिना पलटे बस यही सोच रहा था कि मैं सड़क के किनारे चल रहा था, जहां दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और ज्यादातर चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। अचानक मेरे वायरलेस में खड़खड़ाहट हुई और आवाज आई, रोहन, गश्त जारी रखो, आसपास कुछ संदिग्ध हरकत की खबर मिली है। जिस पर मैंने तुरंत कहा, जी सर, और कदम और सतर्क कर लिए, क्योंकि उस रात की हवा ही ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य खतरा मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। मैंने बंदूक की पट्टी ठीक की और खुद से कहा, रोहन, आज तेरी असली ड्यूटी शुरू हुई है, हिम्मत मत खोना। तभी मेरा दिमाग बचपन की उस याद में चला गया जब पिताजी पहली बार मुझे मोरनपुर थाने लेकर गए थे और मैं गेट पर खड़े हवलदार को देखकर डर गया था। मगर पिताजी ने कहा था कि बेटा, ये वर्दी वालों का काम सुरक्षा देना है, डरने की नहीं। और आज उसी वर्दी में चलता हुआ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही किसी पुराने डर से निकलकर उसी अंधेरे के भीतर जा रहा हूं। मैंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, सुरेश मेहता का बेटा कभी पीछे नहीं हटता। और जेब से वायरलेस निकालकर अपने साथी कमलवीर को कॉल किया। भाई, तेरी तरफ सब ठीक? उसने हंसते हुए कहा, बस यार, ठीक चल रहा। तू बता? मैंने कहा, ठीक हूं, बस ये जंगल की खामोशी आज अजीब लग रही है। जिस पर वह बोला,
पहली ड्यूटी है ना, सबको ऐसी लगती है, लेकिन मेरे दिल में वही बेचैनी घूमती रही, जैसे हवा खुद कोई चेतावनी फुसफुसा रही हो। बातचीत खत्म होते ही पीछे कहीं पत्ते टूटने की आवाज आई और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, पर वहां कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ा ही था कि सड़क की दूसरी तरफ एक साया सा हिला। मैंने खुद से कहा, रोहन, घबराना मत, तू ऑफिसर है। और एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ा। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ही पलों में ऐसी चीज मेरी आंखों के सामने आने वाली थी जो मेरे विश्वास को अंदर तक तोड़ देगी। जैसे ही मैंने टॉर्च आगे उठाई, रोशनी एक ऐसे दृश्य पर जाकर जमी कि मेरे कदम वहीं थम गए। सड़क किनारे एक पतली सी युवती पेड़ के तने से टिककर बैठी थी, काले दुपट्टे में लिपटी, पर उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे किसी चांदनी की परत सीधे उसकी त्वचा पर रख दी गई हो। उसके हाथ से लगातार खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न दर्द था न घबराहट, जैसे उसे चोट का एहसास ही न हो। मैं पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी बड़ी हरी बिल्कुल शांत आंखें मेरी आंखों में इस तरह उतरी जैसे मेरा सीना चीरकर भीतर तक पहुंचना चाहती हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरा नाम सायरा है। मैंने पूछा, सायरा, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? तुम्हारा खून बहुत बह रहा है, चलो अस्पताल ले चलता हूं। लेकिन वह तेजी से बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने उसके घाव पर टॉर्च डाली और कहा, ऐसे नहीं बैठे रह सकते, तुम्हें गहरी चोट है। जिस पर वह कड़वे स्वर में बोली, जब अपने ही लोग बड़े घाव दे दें तो ये छोटी छोटे महसूस ही नहीं होती। मैं अपने चाचा के जुल्मों से भागी हूं, उन्होंने मेरी परवाह कभी नहीं की, फिर आप क्यों करें? मैंने पूछा, आखिर क्यों? और उसके चेहरे पर जैसे तड़पते हुए गुस्से की परछाई दौड़ गई जब वह बोली, वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे। अगर वो इंसानियत वाला होता तो भी चल जाता, लेकिन वह बोलते बोलते कांप उठी। लेकिन जिस बूढ़े आदमी से मेरी शादी तय कर रहे थे, वो कोई शरीफ इंसान नहीं था, एक शराबी गंदा शख्स था जो सिर्फ मेरे चेहरे पर मरता था। और उसके ये शब्द सुनकर मेरे भीतर गुस्से और बेचैनी की लहर उठी। वह आगे बोली, जब मैंने इनकार किया तो चाचा और घर वालों ने मुझे इतना मारा कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं जान बचाकर भागी और इसी जंगल तक आ पहुंची। मैं उसके पास बैठा और पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने गर्दन नीचे कर ली। कौन विश्वास करेगा? सब यही कहेंगे कि मैं घर से भागी हुई बदचलन लड़की हूं। मैंने उसे समझाया, नहीं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मैं पुलिस अफसर हूं और मैं कह रहा हूं, तुम अब सुरक्षित हो। वह कुछ पल चुप रही और धीमे से बोली, रोहित जी, मुझे डर लगता है। मैंने चौंक कर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह बोली, आपकी वर्दी पर लिखा है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब चलो, तुम्हें तुरंत इलाज चाहिए। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में इतनी कमजोरी थी कि जैसे हड्डियां ही जवाब दे चुकी हों। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, धीरे, मैं हूं ना। पर जैसे ही वह खड़ी हुई, उसका पूरा शरीर झूल गया। मैंने उसे पकड़कर पूछा, कुछ खाया है आज? वह बोली, सुबह आधी रोटी, बस। उसकी हालत देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी दूरी पैदल भागकर यहां तक पहुंची है। मैंने उससे पूछा, इस हालत में भी तुम दर्द क्यों नहीं महसूस कर रही? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि असली दर्द तो दिल में है, शरीर क्या महसूस करेगा? उसके शब्दों में इतनी पुरानी थकान थी कि एक पल को लगा जैसे सदियों से रोते रोते उसकी आत्मा ही सूख गई हो। मैं उसे सहारा देता हुआ बोला, चलो सायरा, यह जगह सुरक्षित नहीं। वह फिसलती आवाज में बोली, मैं अकेली नहीं। फिर झट से खुद को संभाल कर बोली, मतलब मैं डरने वाली नहीं हूं। उसकी हल्की हंसी निकली, पर उस हंसी में ऐसी खालीपन की गूंज थी जैसे किसी सुनसान कुएं के भीतर से आवाज आ रही हो। मैंने कहा, सायरा, बताओ, तुम्हारी आंखों में इतना गहरा दुख है और फिर भी एक आंसू तक नहीं? उसने बिना पलक झपकाए कहा, क्योंकि अब रोने की ताकत ही नहीं बची। रोकर क्या बदलना था? मैं उसे अपनी जीप तक लाया और बैठाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले इलाज कराते हैं, बाकी बाद में। उसने मेरी आंखों में सीधा देखा और बोली, रोहित जी, मुझे आप पर भरोसा है। आप जैसे लोग अब बहुत कम हैं। मैंने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। और तभी वह धीमे से बोली, मैं जानती हूं,
मैं जानती थी कि यहां रुकूंगी तो एक दिन कोई आएगा जो मेरी बात सुनेगा, और वो आप ही होंगे। मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही मिलूंगा? वह धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में बोली, कुछ एहसास पहले से पता चल जाते हैं। उसकी आंखें मुझे भीतर तक देख रही थीं, अजीब गहराई लिए हुए, इतनी शांत कि जैसे कोई मौत का सन्नाटा उनमें सो रहा हो। मैं उसे जीप की पिछली सीट पर बिठा रहा था, लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। यह लड़की सच में कहां से आई है, और इसकी आंखों में इतनी ठंडी, पुरानी, अजीब शांति क्यों है? और तभी जब मैंने दरवाजा बंद करने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखा, तो पहली बार महसूस हुआ कि वह चेहरा किसी इंसान का कम और किसी अनजानी, डरावनी कहानी का हिस्सा ज्यादा लग रहा था। वह अजीब तरह से शांत थी, इतनी शांत कि लगता था डर और दर्द दोनों उसके जीवन से बहुत पहले निकल चुके हैं। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला, सायरा, थोड़ी देर और हम इलाज तक पहुंचने वाले हैं। और उसने बस इतना कहा, सहने की आदत है मुझे। रोहित जी, मैंने चौंक कर पूछा, कैसी आदत? लेकिन वह फिर उसी गहरी खामोशी में डूब गई, जैसे जवाब उसके भीतर है, पर वो बताना नहीं चाहती। वीरान सड़क पर लौटते समय उसकी सांसें न हल्की थीं न तेज, बस सीधी, स्थिर, जैसे वह किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने उसे उतारा तो वह इतनी आसानी से खड़ी हुई कि एक पल को लगा उसे दर्द की कोई परिभाषा ही नहीं मालूम। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरी हथेली खून से भर गई। मैंने घबराकर कहा, तुम्हें वाकई दर्द नहीं हो रहा? वह बस धीमी आवाज में बोली, कभी कभी दर्द का मतलब खत्म हो जाता है रोहित जी। और मैं उसे सहारा देता हुआ अंदर गया। डॉ हाशिम, जो नाइट शिफ्ट में थे, उन्होंने हमें देखकर पूछा, रोहित, क्या हुआ इसे? मैंने कहा, सर, जंगल के पास मिली, खून रुक नहीं रहा। डॉक्टर ने घाव देखते ही कहा, यह कट बहुत गहरा है, टांके लगेंगे। मैंने सायरा को बेड पर लिटाया और वह ऐसे लेटी जैसे कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। डॉक्टर ने कहा, बेटी, जरा दर्द होगा। पर उसने हल्की सी गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो, जो करना है कर दें। पहला टांका लगा, सुई उसकी त्वचा में घुसी, खून किनारों से बहने लगा, लेकिन उसकी पलकों तक में हरकत नहीं हुई। मैंने डरते हुए पूछा, सायरा, दर्द हो रहा है क्या? वह शांत स्वर में बोली, नहीं रोहित जी, दर्द तो कहीं और छूट गया है। डॉक्टर दूसरा टांका लगाते हुए रुक गया। यह अजीब है, कोई लड़की इतनी शांति से चोट नहीं सहती। उसने मुझे देखते हुए फुसफुसाया, रोहित, तुम निश्चित हो यह सामान्य मरीज है? मैंने कहा, सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर बोला, इतना खून निकलने के बाद भी इसकी सांसें न तेज हो रही हैं न धीमी। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, वह बिल्कुल छत की तरफ टिकी हुई थी, जैसे कहीं और देख रही हो, किसी और जगह, किसी और समय की तरफ। डॉक्टर ने पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम्हें वाकई दर्द नहीं हो रहा? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर की आंखों में भरोसा नहीं था, उसकी शक्ल ही कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने नर्स को कहा, ब्लड प्रेशर चेक करो। नर्स बोली, सर, प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर हिल गया, इतना खून बहकर भी नॉर्मल, ये मुमकिन कैसे? मैंने धीमे से कहा, सर, मुझे भी यह लड़की समझ नहीं आ रही। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, रोहित, मैंने कई मरीज देखे हैं, पर यह लड़की आम नहीं लगती। इसकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ अलग ही है। मैंने कहा, सर, बस इतना पता है कि यह चाचा के जुल्म से भागी है, बाकी नहीं जानता। डॉक्टर ने मेरे पास आकर बहुत धीमे कहा, यह मामला साधारण नहीं, इसे अकेला मत छोड़ना। फिर वह सायरा के पास जाकर बोला, तुम कहाँ रहती हो? उसने खाली आवाज में कहा, घर है, पर जाना नहीं चाहती। डॉक्टर ने पूछा, कोई है जिसे बुला सकें? वह बोली, नहीं, अभी कोई नहीं। डॉक्टर ने मुझे तिरछी नजर से देखा और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, रोहित, यह लड़की कुछ और ही लगती है, तुम बहुत सावधान रहना। डॉ हाशिम के जाने के बाद भी मेरे मन में बेचैनी थी। मुझे उसके व्यवहार में कुछ ऐसा लग रहा था जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। मैं उसकी तरफ गया और धीमे से पूछा, सायरा, तुम सच में ठीक हो? तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं दिखता? वह मेरी तरफ गहरा देखते हुए बोली, डर उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा हो। मैंने तो सब खो दिया रोहित जी,
इसलिए अब डर की कोई जगह नहीं। उसकी आंखों की उस अतल शांत गहराई ने मेरे भीतर एक अनोखा कंपन पैदा किया। एक ऐसा सवाल जो मैं बोल भी नहीं पाया। ये लड़की आखिर है कौन, किस दुनिया की है, और क्यों उसके आसपास आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखे साये ने मुझे घेर लिया हो। जब मैंने फिर उसकी आंखों में देखा तो लगा वह मुझे नहीं, मेरे भीतर किसी अंधेरे को देख रही है। ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने तय किया कि उसे अपने घर ले जाना ठीक नहीं, इसलिए मैंने अपने दोस्त विवेक को जगाया और उसके पुराने बंद पड़े फ्लैट की चाबी के बारे में पूछा। उसने बताया चाबी बाहर गमले के पास है। इतनी रात को क्यों, उसने पूछा, पर मैंने कहा कल बताऊंगा। मैं सायरा को लेकर वहां पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सीलन भरी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे कोई अदृश्य सांस मेरे पास से गुजरी हो। अंदर एक ऐसा अंधेरा था जैसे कई सालों से यहां किसी इंसान ने कदम न रखा हो। अंदर आ जाओ, मैंने कहा, और वह बिना किसी आहट के अंदर चली आई, इतनी खामोशी से कि लगा जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। मैंने मंद बल्ब जलाया तो पुरानी नमी की दीवारें ऐसे दिखीं जैसे कोनों से कोई हमें घूर रहा हो। मैंने कहा, यहाँ थोड़ी गंदगी है, पर क्या करूं, घर ले जाता तो लोग सवाल करते। वह धीमी आवाज में बोली, डर तो बचपन में ही खत्म हो गया। मैं चौंक गया, कैसे? पर वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसका चेहरा नींद में डूबता दिखा। मैंने कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं नीचे हूं। मैं मुड़ा तो महसूस किया उसकी नजरें मेरी पीठ में आर पार उतर रही हैं, जैसे वह मेरे भीतर के हर राज को देख सकती हो। मैं पलटा तो उसने तुरंत नजरें चुरा लीं। मैंने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो, जैसे मेरे अंदर किसी साये को ढूंढ रही हो? उसी वक्त कमरे के कोने में पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चरमराया। मैं चौंक कर उधर लगा, पर कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि पुराना फ्लैट है, आवाजें तो आएंगी, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही गहराई थी। वह धीमे बोली, रोहित, अगर रात में कोई तीसरी आवाज सुनो तो डरना मत, मैं हूं ना। मेरा दिल जैसे रुक गया। तीसरी आवाज? यहां हम दोनों के अलावा कौन? वह बोली, कुछ चीजें जगहों से जुड़ी रहती हैं और कुछ लोग अपने साए साथ लेकर चलते हैं। मेरी जिंदगी में दोनों हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ तक ठंड उतर गई। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। पर जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई साया मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने खुद को समझाया कि यह रोशनी का धोखा है। तभी उसने पीछे से पुकारा, रोहित। मैं रुका। हाँ, वह बोली, कल आना, क्या पता मैं यहां अकेली रह ही ना सकूं। मैंने पूछा, क्यों, डर लगता है? वह बोली, डर जगह से नहीं, कुछ इंसानों से होता है, और जिस इंसान ने मुझे छोड़ा वह अब भी मेरे साथ है। मेरी सांस जैसे अटक गई। तुम बात घुमा रही हो, साफ बताओ। पर वह बोली, बस तुम आ जाना, तुम्हारे आने से खामोशी कम हो जाती है। मैंने रात वहीं रुकना ठीक नहीं समझा। मैं अविवाहित था, वह जवान लड़की थी, और मामला पहले ही कुछ अलग लग रहा था। इसलिए मैं निकल आया। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और मैं अपने घर की ओर चल दिया। मगर पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा जैसे वह वाक्य, जिसने मुझे छोड़ा वह अभी भी मेरे साथ है, मेरे कानों में फंसा रह गया हो, किसी परछाई की तरह। जब मैं वहां से निकल रहा था, मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि सायरा की निगाहें मेरी पीठ में गड़ी हुई हैं, जैसे वह उस पतले दरवाजे से भी पार देख रही हो। मैंने एक बार मुड़कर देखा तो विवेक के उस झरझर फ्लैट की धुंधली खिड़की में एक चेहरा दिखा, लेकिन वह सायरा का चेहरा नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी आकृति के बावजूद इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी आंखें इतनी गहरी, इतनी खाली थीं कि मेरा दिल एक पल को रुक ही गया। फिर जब मैंने दोबारा देखा तो खिड़की बिल्कुल साफ थी, मानो जो देखा था वह कभी वहां था ही नहीं। मैं खुद को समझाता हुआ आगे बढ़ा कि शायद फ्लैट की अकेली रात उसे बेचैन कर रही है, लेकिन मन के किसी कोने में साफ था, वह चेहरा उसका नहीं था। सड़क पर गहरी रात उतर चुकी थी और मेरे दिल में एक अनजाना बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे पहली बार मैंने उस लड़की की खामोशी की असली परतें देख ली हों। वह खामोशी मोहब्बत या मासूमियत नहीं, किसी और चीज की आहट थी, किसी बहुत पुरानी, बहुत अंधेरी चीज की। मैंने आसमान की ओर देखा और खुद से पूछा, यह लड़की है कौन, और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे यहां छोड़कर भी मैं इससे बच नहीं पाऊंगा।
फिर भी कदम रुकते नहीं थे। शायद उसकी आवाज में एक ऐसी अदृश्य कंपी थी जो इंसान को अपने डर की तरफ खींच लेती है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसे आसरा देना सिर्फ इंसानियत नहीं, एक अजीब बोझ भी है। मगर यह कैसा बोझ है, यह सवाल मेरे दिमाग में रात भर खटबटाता रहा, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, रोहित, वह लड़की साधारण नहीं है। आज की रात तेरी जिंदगी को बदलने वाली है। घर पहुंचा तो मां जाग रही थी। बेटा, सब ठीक है? आज देर हो गई। मैंने झूठ बोलकर कहा कि किसी की मदद करनी थी। मां ने दुआ दी और मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद आने से पहले दिमाग में बार बार वही खिड़की वाला चेहरा घूमता रहा। सुबह 9 बजे जब आंख खुली तो मैं तुरंत नहा धोकर विवेक के पुराने फ्लैट पर गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि खाने पीने का सब इंतजाम मुझे ही करना होगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में एक भारीपन था, जैसे रात के डर की थकान अभी भी शरीर में अटकी हो। मैंने खुद को समझाया, बस जाकर पूछना है कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे भीतर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से दस्तक दी और भीतर से वही नरम आवाज आई, रोहित जी, आइए। मैंने दरवाजा खोला तो वह खिड़की के सामने खड़ी थी। सुबह की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन रोशनी में भी उसका चेहरा उजला नहीं, बल्कि किसी अनजाने सांवले साए में डूबा हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? सोई नहीं? वह मुड़ी और बोली, ठीक हूं, बस आपसे एक बात करनी थी। मैंने उसे बैठने को कहा, पर वह खड़ी ही रही। फिर बोली, रोहित जी, मैंने सारी रात सोचा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे पास न घर है, न कोई सहेली, और मैं वहां वापस नहीं जा सकती। अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि मैं कुछ सेकंड उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब मासूम जिद थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं हाँ कह दूंगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सायरा, मेरा घर बड़ा नहीं, माँ बाप, 4 बहनें, सब साथ रहते हैं। एक अनजान लड़की को ले जाना संभव नहीं। उसने सुना, लेकिन उसके चेहरे का भाव बदल गया, जैसे उसे पहली बार किसी ने ना कहा हो। मैंने उसे समझाया, बुरा मत मानना, मेरी नीयत पर शक मत करना, बात बस हालात की है। लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं गलत नहीं समझ रही, लेकिन आपके आवाज में कुछ ऐसा है जैसे आप मुझे अपने पास रखने से डर रहे हों। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूं? मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले वह मेरे जवाब पर ही चढ़ाई। उसके होंठों का कंपन, आंखों की जकड़न और वह खामोशी, सब मिलकर ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर कोई और बोल रहा हो, उसके साथ कोई और खड़ा हो। जब उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों नहीं रख सकते? तो मैं कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास उसके सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह इस बात पर इतनी जिद क्यों कर रही है। मैंने उसे समझाया, सायरा, तुम यहां विवेक के फ्लैट में पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं रोज आऊंगा। जब तक तुम्हारी कोई सहेली नहीं आ जाती, तुम यही रह सकती हो। मगर वह अचानक ऐसे बैठ गई जैसे उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई हो। उसने सिर झुका लिया और बहुत टूटे हुए स्वर में बोली, मुझे लगता है आप भी मुझे दूर कर रहे हैं, जैसे मैं पहले से ही अकेली थी और अब आप भी मेरा सहारा बनना नहीं चाहते। उसकी आवाज में जो गहरी उदासी थी, वह किसी आम लड़की की नहीं, किसी ऐसे इंसान की थी जिसने दुनिया से उम्मीद ही छोड़ दी हो। मैं उसके पास बैठा और नरमी से कहा, मैं तुम्हें दूर नहीं कर रहा, बस सुरक्षित रखना चाहता हूं। लेकिन उसकी हल्की नाराजगी अब भी वहीं थी। मैं एक छोटे कमरे के कोने में भी रह सकती हूं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मैं आपके आसपास रह सकूं। उसके शब्द अजीब थे, जैसे किसी उम्मीद के टूटते ही आंखों में चमक जिद में बदल गई हो। मैंने कोमल स्वर में कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, लेकिन घर अभी मुमकिन नहीं। वो बहुत धीमे बोली, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यहीं रह जाऊंगी। लेकिन उसके स्वर में आई वो बर्फ जैसी ठंडक मेरे दिल में एक अनजाना डर छोड़ गई। जैसे उसकी नाराजगी सामान्य नहीं थी, जैसे उसके भीतर कोई और परछाई नाराज हो रही हो। मैं उसे देखता रहा और मन में सवाल उठने लगे, वह मेरे घर जाने पर इतनी अड़ी क्यों थी? उसके भीतर ऐसा कौन सा कारण था जिसे वह मुझसे छुपा रही थी? ऐसा क्या था जो वह चाहकर भी नहीं कह पा रही थी? धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि उस फ्लैट में उसकी मौजूदगी के बाद वहां की हवा, खामोशी, सब कुछ बदल गया था।
जैसे दीवारें भी किसी अज्ञात डर को समेटे खड़ी थीं। एक रात जब मैं उसके लिए खाना लेकर पहुंचा तो देखा दरवाजा आधा खुला है और अंदर से हल्की मलिन नीली रोशनी झिलमिला रही है, वैसी रोशनी जो पुराने मरते हुए बल्बों से आती है, जबकि उस फ्लैट में कोई नीला बल्ब था ही नहीं। मैंने धीमे से कहा, सायरा, अंदर हो? कोई जवाब नहीं। मैं धीरे से अंदर गया तो देखा वह खिड़की के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर उसी नीली रोशनी की परछाई पड़ रही थी और सबसे अजीब बात, उसके शरीर से एक हल्की भी सांस की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि किसी छाया की तरह खड़ी हो। मैंने डरते हुए पूछा, तुम ठीक हो? वह धीरे से मुड़ी और बोली, हाँ, ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में उस वक्त एक ऐसी झिलमिलाहट थी जो किसी इंसान में नहीं, किसी परछाई में देखने को मिलती है। मैं अपने डर को वहम समझकर रसोई की ओर गया और जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, एक पल के लिए मेरी धड़कन सीने में अटक गई। रसोई में जो दृश्य मैंने देखा वह मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था, क्योंकि वह पहले से ही वहां खड़ी थी और मैंने न उसे आते सुना, न कदमों की आवाज, न ही किसी सांस की हल्की कंपन। मैंने घबराकर पूछा, तुम यहां कब आई? तो वह बिल्कुल सामान्य स्वर में बोली, मैं तो यहीं थी रोहित जी, आपको शायद दिखा नहीं। और तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। फर्श पर उसका कोई साया ही नहीं था। मैंने अपने भीतर साहस भरते हुए खुद को समझाया कि रोहित, तू पुलिस वाला है, डर किस बात का? लेकिन मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसी रात उसने मुझसे बेहद आग्रह किया कि मैं वहीं ठहरूं और मैं भी जाने क्यों मां से झूठ बोलकर रुक गया कि नाइट ड्यूटी है। पर मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहा। मैं बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया। आधी रात को दरवाजे के बाहर सरसराहट हुई। मैं बाहर आया तो कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई जैसे किसी ने कमरे का तापमान पूरी तरह खींच लिया हो। सुबह मैंने उसे चाय देते हुए पूछा, तुम रात मेरे कमरे के बाहर थी? उसने बिना किसी हाव भाव के कहा, मैं तो सो रही थी, शायद हवा रही होगी। पर उसकी बात में न झूठ था न सच्चाई, बस कुछ ऐसा जो वह बताना नहीं चाहती थी। एक शाम जब मैं अंदर आया, मुझे साफ लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे मुड़ा तो वह इतनी पास थी कि मैं घबराकर पीछे हट गया। गुस्से और डर के बीच मैंने कहा, इस तरह अचानक मत आया करो, डर लगता है। वह शांत स्वर में बोली, मैंने कभी आपको डराना चाहा नहीं। अगर आप ही डर जाएं तो मैं क्या करूं? उसके शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने मेरे भीतर तक उंगलियां डाल दी हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, सायरा, तुम आखिर हो कौन? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, अभी आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। और खिड़की के पार कहीं दूर देखने लगी, जहां कुछ था जरूर, पर मुझे दिखाई नहीं देता था। उसी क्षण फ्लैट की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और पहली बार मेरे मन में यह स्वीकारोक्ति उभरी कि शायद यह लड़की इंसान नहीं। उसके पास न सांसों की आवाज थी, न कदमों का वजन, न रोशनी में साया। और मैं वहीं खड़ा अपनी धड़कनें कानों में सुन रहा था। दिल चीख रहा था कि रोहित, अब पूछ ले, ये क्या है? मगर मेरे कदम वहीं जमे रहे और वह किसी अदृश्य दिशा में खोई हुई खड़ी रही। अगले दिन मेरा मन पूरा उलझा हुआ था, जैसे भीतर कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, यह सब सामान्य नहीं, यह लड़की कोई ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं। मैं ड्यूटी से निकलकर कुछ सामान लेने गया, दाल, चावल, फल, सब्जियां, शायद इस उम्मीद में कि उसे आम इंसानों की तरह सामान्य चीजों की जरूरत होगी। जब फ्लैट पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा धीमे धीमे अंदर बाहर हो रही थी, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं थी। मैंने अंदर कदम रखा तो वही सन्नाटा मेरी गर्दन के पीछे तक चढ़ गया। पूरे फ्लैट में एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। मैंने जोर से पुकारा, सायरा, पर कोई जवाब नहीं मिला। दिल में एक अजीब आशंका उठी, कहीं वह बिना बताए चली तो नहीं गई। मैंने कमरा देखा, बिस्तर यूं ही पड़ा था, पर्दा आधा खुला, कपड़े वैसे ही जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़े हों। मैं दौड़कर रसोई की ओर गया और अंदर जो देखा उसने मेरे पैरों से जमीन खिसका दी। रसोई की हर चीज उलट पुलट थी। बर्तन फर्श पर बिखरे हुए, कांच का जग टूटकर टुकड़ों में बिखरा था, स्टोव एक तरफ खिसका था और फ्रिज का दरवाजा आधा खुला था। मैंने चौंक कर अपना सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, ये क्या हुआ यहाँ? न तो कोई झगड़ा हुआ, फिर सब ऐसे बिखरा कैसे? डर और गुस्से का अजीब मिश्रण मेरे अंदर घूम रहा था कि तभी मेरी नजर फ्रिज के नीचे फर्श पर पड़े 2-3 गहरे लाल निशानों पर गई, जैसे कुछ भारी चीज को घसीटा गया हो।
मेरी सांस कुछ पल रुक गई और मैंने तय किया कि फ्लैट छानना ही पड़ेगा। मैं एक एक कमरे में गया, हर कोने में झांक कर देखा, पर वो कहीं नहीं थी। बेचैनी और बढ़ गई। गैलरी में आकर सोचा शायद वह नीचे झाड़ियों की ओर गई हो, क्योंकि कई बार वह खिड़की से उन झाड़ियों को देर तक ऐसे देखती रहती थी जैसे किसी अदृश्य हरकत को महसूस कर रही हो। मैं बाहर आकर झाड़ियों में झांकने लगा, कुछ नहीं मिला। तभी बाईं ओर हल्की सरसराहट हुई, जैसे किसी ने पत्तों को हिलाया हो। मैं तेज कदमों से उधर बढ़ा और झाड़ियां हटाईं, और जो सामने था उसने मेरे अंदर की सारी गर्मी खींच ली। सायरा जमीन पर बैठी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ, और उसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसे समझने में मुझे कुछ सेकंड लगे। जब 2 कदम नजदीक गया तो देखा उसके हाथ में कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा था, और वह उसे ऐसी भूखी नजर से देख रही थी जैसे वह कोई आम खाना नहीं, बल्कि उसकी किसी और दुनिया की जरूरत हो। उसकी आंखों में वह प्यास थी जो इंसानों में नहीं होती, किसी घायल जानवर जैसी नहीं, उससे भी कहीं गहरी। मेरी टांगें कांप गईं। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, सायरा, क्या कर रही हो? वह झटके से पलटी और उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए ऐसा भाव आया जैसे उसका कोई गहरा राज मेरे सामने खुल गया हो। डर, हैरानी और पकड़े जाने की शर्म, सब एक साथ। मैंने दोबारा पूछा, क्या कर रही थी यहाँ? फ्लैट में तुम थी नहीं, चीजें टूटी पड़ी थीं और तुम यहाँ झाड़ियों में बैठी हो। ये क्या है? वह उठने लगी, मगर हाथ में मांस देखकर झिझकी। फिर अचानक वह टुकड़ा झाड़ियों में फेंक दिया, जैसे छुपाना चाहती हो, और बोली, रोहित जी, आप ऐसे अचानक कैसे आ गए? मैं तो बस बाहर निकली थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, यह सब क्या है? तुमने खाया है या खाने वाली थी? वह खामोश हो गई और उसकी आंखों में वही हल्की नीली चमक उभर आई जो कई बार मैंने देखी थी, जैसे वह तय कर रही हो कि सच बोले या झूठ। फिर धीरे से बोली, मैं भूखी थी रोहित जी, पर आप डरिए मत, मैं सिर्फ देख रही थी, मैं कुछ गलत नहीं करती। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों भागकर यहाँ आई? वो बोली, आपने मुझे डराया था, इसलिए नीचे आ गई, बस यहीं बैठ गई। पर रोहित जी, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आप पर भरोसा है मुझे। पर आप अब मुझसे डरने लगे हो। उसके लहजे की कंपी ने मुझे अंदर तक हिला दिया, जैसे वह कोई बड़ी सच्चाई छुपा रही हो, और मैं उसी सच्चाई के बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। वह अब पहले से भी ज्यादा अनजानी लग रही थी, जैसे वह इंसान होकर भी पूरी तरह इंसान न हो। मैं सोच रहा था, उसके भीतर आखिर कैसी भूख है कि कच्चे मांस को भी ऐसे देख सकती है, और इस कहानी का अंत क्या होगा? क्योंकि अब मैं इस रहस्य में पूरी तरह फंस चुका था और लौटने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। मैं वहीं झाड़ियों के पास जड़ होकर खड़ा रहा। मेरी नजर उस कच्चे मांस के टुकड़े पर टिकी थी जिसे सायरा ने जल्दबाजी में फेंक दिया था। उस पल उसके चेहरे पर डर, शर्म और किसी पुरानी आदिम भूख का मिला जुला भाव था, और मेरे भीतर का वह पुलिस वाला हिस्सा जो तर्क और कानून पर चलता है, एक तरफ खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ मेरा इंसानी दिल उसके टूटे हुए स्वर से पिघल चुका था। मैंने आवाज जितनी हो सके उतनी नरम रखते हुए पूछा, सायरा, ये सब क्या था? तुम उस मांस को ऐसे क्यों देख रही थी? और फ्लैट की हालत किसने की? वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल में वह निर्जीव खामोशी नहीं थी जो पहले होती थी, बल्कि जैसे वह खुद को इंसानों जैसा दिखाने की कोशिश कर रही हो। उसकी नीली आंखों के भीतर एक अजीब सी नमी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे उसे सिर्फ इस बात की शर्म न हो कि वह मांस के साथ पकड़ी गई, बल्कि इस बात की भी कि उसका कोई छिपा सच अब मेरे सामने आ चुका है। रोहित जी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप हमेशा पूछते थे कि मैं कौन हूं। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सिर्फ अपने चाचा के जुल्म से भागी हुई एक आम लड़की हूं। वो सब कहानी मैंने खुद को भी मान ली थी ताकि जीने का बहाना मिल सके। उसने एक लंबी सांस ली और जैसे सच्चाई उसके होंठों तक कांपती हुई पहुंची। मैं इंसान नहीं हूं। यह सुनकर मेरे भीतर एक बिजली सा झटका दौड़ गया। दिल तो कई रातों से इस बात को जानता था, पर यह सच उसके मुंह से सुनना बिल्कुल अलग था। मेरे उंगलियां टॉर्च की पकड़ पर कस गईं। तुम क्या हो? मेरी आवाज में सिर्फ हैरानी नहीं, डर भी था। वह बोली, मेरा असली कोई नाम नहीं है। हमें लोग भटकी आत्माएं, अधमरे साए या भूखे प्राणी कहते हैं। हम वे हैं जो 2 दुनियाओं के बीच अटके रहते हैं। शरीर रखते हैं, पर आत्मा पूरी नहीं होती।
उसका कुछ हिस्सा किसी और दुनिया में भटकता रहता है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता? तुम पलक झपकते कमरे बदल देती हो, और वो कच्चा मांस? वह जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा झुक गया। ये सब उस भूख की वजह से है रोहित जी। एक ऐसी भूख जो शरीर को नहीं, आत्मा को खाती है। अगर इसे दबाऊं नहीं तो मेरा शरीर खाली होने लगता है। ये घाव, ये छोटे ताऊ के अत्याचार के नहीं, बल्कि उस भूख को रोकने की मेरी कोशिश के निशान हैं। मैंने सुना और दिल जैसे जमे हुए पानी की तरह भारी हो गया। उसने कहा, मेरे अपने, वे इसी भूख को अपनाकर जीते हैं। मुझे भी उसी राह पर धकेल रहे थे। इंसानों को उसी नज़र से देखने को कहते थे जैसे वो देखते हैं। पर मैं नहीं चाहती थी। आपके साथ रहकर, आपकी सच्चाई और आपकी वर्दी का धर्म देखकर मेरा इंसानी हिस्सा जगने लगा। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए वैसा ही नरम हो गया जैसा पहली बार था। मैं सिर्फ एक अधूरी, भूखी आत्मा हूं रोहित। डर अभी भी था, पर उसकी टूटी सी सच्चाई मेरे दिल को पिघला रही थी। मैं उसके पास बैठ गया, जबकि मेरे अंदर की हर नस मुझे भागने को कह रही थी। तुम मेरे इतने करीब क्यों रहना चाहती थी? मेरे घर क्यों? मैंने पूछा। उसने बहुत उदास मुस्कान के साथ कहा, आपके पिता ने आपको सच और धर्म पर चलना सिखाया था। आपकी वर्दी की सच्चाई आपके चारों तरफ ऐसी रोशनी बनाती है जो हमारे जैसे प्राणियों को दबा देती है। मैंने सोचा, अगर मैं उस रोशनी के पास रहूंगी तो यह भूख मर जाएगी। मैं इंसानों की तरह जी पाऊंगी। आपकी सांसों की आहट ने मुझे पूरी रात सुकून दिया, और जब आपने इनकार कर दिया, मुझे लगा मेरा सहारा छूट रहा है। उसी रात मेरे अंदर का वह जानवर जाग गया और उसने उस जगह को तबाह कर दिया। मैंने महसूस किया कि मैं खुद को मुश्किल से रोक पा रहा हूं ताकि उसके सामने वह भयानक रूप न ला दूं जो वह कहती थी कि उसने मुझसे छुपाए रखा था। वह तबाही जो फ्लैट में हुई थी, वह सिर्फ बाहर की नहीं, उसके भीतर की टूट फूट का नतीजा थी। और सुबह जब मैं सामान लेकर पहुंचा तो उसने समझ लिया था कि अब मुझे उसके भीतर की भूख का वह हिस्सा दिखाना पड़ेगा जिसे मैं उसकी बातों से ज्यादा उसकी वर्दी के भरोसे समझता था। मैं खामोश बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। एक लड़की जिसे मैं अपनी ड्यूटी समझकर पनाह दे रहा था, वह अपने भीतर एक तूफान दबाए बैठी थी। तभी मुझे पिता की बात याद आई, धर्म मत खोना और वर्दी पहनोगे तो सच मत छोड़ना। तो मेरे लिए सच क्या था? क्या सच यह था कि वह खतरा है और मुझे उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए, या यह कि वह एक टूटी हुई भटकी आत्मा है और मेरा कर्तव्य है कि उसे बचाऊं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सायरा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, क्योंकि झूठे लोगों की आंखों में डर होता है और तुम्हारी आंखों में सिर्फ थकान और दर्द है। बस वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। उसने नरमी से कहा, मैं शपथ लेती हूं, आप ही मेरी भूख हैं। अगर मैं आपको चोट पहुंचाऊंगी तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी। इस अजीब कड़वे मजाक पर हम दोनों हल्के से हंस पड़े। मैं उठा और फ्लैट साफ करने लगा। अब दोबारा यहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने जो सामान लाया है वही चलेगा। ये कच्चे मांस वाली बात खत्म। और वह पहली बार पूरी तरह आज्ञाकारी दिखाई दी। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। ड्यूटी में मेरा मन टिकता ही नहीं, दिमाग हर वक्त उसी पर अटका रहता। मैंने वीरेंद्र या किसी साथी को कुछ नहीं बताया। कौन यकीन करता? मैं रोज ड्यूटी के बाद विवेक के फ्लैट जाता, उसे दाल रोटी सब्जियां देता। वह कोशिश करती, पर 2 निवाले के बाद ही उबकाई आने लगती। उसका चेहरा हर दिन और सफेद पड़ता जाता। एक रात उसने कहा, यह मुश्किल है, यह शरीर कुछ और ही स्वीकार करता है। मैंने डांटते हुए कहा, मैं इस तरह जिंदा रहने के लिए नहीं बनी। वह चुप हो गई। एक दिन मैंने सोचा शायद पूजा से राहत मिले। घर से पिता का दिया और थोड़ा प्रसाद लाकर उसके कमरे के कोने में रख दिया। जैसे ही दिया जलाने लगा तो सायरा ने दहाड़ जैसी आवाज में कहा, मत जलाइए रोहित जी, ये रोशनी मुझे जलाती है। वह कोने में सिकुड़ गई। मैं तुरंत दिया बुझा दिया। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम सच कह रही हो, यह भूख ही तुम्हें इंसानों से दूर करती है? उसने सिर हिलाया। जब मेरा भीतर का भूखा हिस्सा जागता है तो हर इंसान मुझे गर्माहट जैसा लगता है, एक ऐसी ऊर्जा जो मुझे खींचती है। इसलिए मैं आपसे दूर रहने को कहती थी, क्योंकि आप वह आग बढ़ाते हो, खत्म नहीं करते। एक रात मैं गश्त कर रहा था। वायरलेस शांत था, हवा में अजीब तनाव था। तभी मेरी नजर सड़क पर एक लंबे अस्वाभाविक साए पर पड़ी जो झटके से जंगल की तरफ गायब हो गया। मैं कांप गया।
वायरलेस पर पूछा, सर कोई असामान्य हरकत? जवाब आया, नहीं अरुण, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, शायद जानवर होगा, गश्त जारी रखो। पर मैं जानता था वह जानवर नहीं था, वे शिकारी थे, उसके लोगों में से। तुरंत ड्यूटी खत्म कर मैं विवेक के फ्लैट भागा। दरवाजा खोला तो अंदर एक भयानक खामोशी फैली हुई थी। मैंने खुद को रोकते हुए सोचा कि काश मैं उसके सामने अपना असली भयानक रूप न दिखा दूं, जो फ्लैट में टूट फूट के रूप में पहले ही झलक चुका था। और सुबह जब मैं सामान लेकर लौटा तो उसने शायद समझ लिया था कि अब मुझे उसकी भूख का वह हिस्सा भी जानना पड़ेगा, जिसे मैं उसकी बातों से ज्यादा अपनी वर्दी के भरोसे समझ रहा था। मैं चुप बैठा रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक लड़की जिसे मैं कमजोर समझकर बचाने की जिम्मेदारी उठा रहा था, वह खुद अपने भीतर एक तूफान थी। अचानक मुझे पिता की बात याद आई, धर्म मत छोड़ना और वर्दी पहनोगे तो सच मत भूलना। तो मेरे लिए सच क्या था? क्या सच ये था कि वह एक खतरा बन सकती है और उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए, या यह कि एक खोई हुई आत्मा मदद मांग रही है और मेरा फर्ज है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है सायरा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूं, क्योंकि झूठे लोगों की आंखों में डर होता है और तुम्हारी आंखों में सिर्फ थकान और दर्द। फिर बोला, वादा करो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। उसने धीरे से कहा, वादा? आप ही मेरी भूख हैं। अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगी। इस अजीब कड़वे मजाक पर हम दोनों हल्का सा हंस पड़े। मैं उठा और फ्लैट साफ करने लगा। अब यहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कच्चे मांस वाली बात बंद। और वह पहली बार आज्ञाकारी लगी। अगले कुछ दिन मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई। ड्यूटी में मन नहीं लगता, दिमाग हर वक्त उसी के पास अटका रहता। किसी साथी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कौन विश्वास करता। रोज ड्यूटी के बाद विवेक के फ्लैट जाता, उसे दाल रोटी देता। वह कोशिश करती, पर 2-3 निवालों के बाद उबकाई आने लगती और उसका चेहरा हर रोज और ज्यादा सफेद पड़ता। एक रात उसने कहा, यह शरीर सिर्फ कुछ और ही स्वीकार करता है। मैंने कठोर स्वर में कहा, मैं इस तरह जिंदा रहने के लिए नहीं बनी। वह चुप हो गई। एक दिन मैं अपने घर से पिता का पुराना दिया और थोड़ा प्रसाद लाकर उसके कमरे में रखा। जैसे ही दिया जलाने लगा तो सायरा चीख पड़ी, मत जलाइए रोहित जी, ये रोशनी मुझे जला देती है। वह कोने में सिकुड़ गई और मैंने तुरंत दिया बुझा दिया। मैंने कहा, ठीक है, पर सच बताओ, यह भूख ही तुम्हें इंसानों से दूर करती है? उसने सिर हिलाकर कहा, जब मेरा भीतर का भूखा हिस्सा जागता है तो हर इंसान में मुझे एक गर्माहट दिखती है, एक ऊर्जा जो मुझे खींचती है। इसलिए मैं आपसे दूर रहने कहती थी, क्योंकि आप मुझे शांत नहीं करते, उल्टा मेरी भूख बढ़ जाती है। एक रात गश्त में कोई सूचना नहीं थी, लेकिन हवा में कुछ था। तभी सड़क पर एक लंबा अजीब सा साया दिखा जो झटके में जंगल की ओर गायब हो गया। मैंने वायरलेस पर पूछा, सर कुछ असामान्य? जवाब मिला, कोई जानवर होगा। पर मैं जानता था कि वे जानवर नहीं, शिकारी थे, उसके ही लोगों में से। मैं ड्यूटी खत्म करके सीधा विवेक के फ्लैट भागा। अंदर पहुंचकर देखा कि कमरा भयानक खामोशी से भरा था। सायरा खिड़की पर नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटी थी और उसके हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, मेरे पिता की, जो मेरी वर्दी में रहती थी। मैंने पूछा, ये तुमने कब ली? वह डर कर बोली, माफ कीजिए रोहित जी, मैंने बस देखा। आपकी पिता की आंखों में वह सच्चाई थी जो मुझे अपनी दुनिया में कभी नहीं मिली। मैंने नरमी से पूछा, क्या किसी को देखा? कोई आया था? उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, मैंने उनकी ठंडी आहट महसूस की है। वह मुझे खोज रहे हैं। वह मेरे चाचा नहीं, मेरे कबीले का सरदार है। मुझे वापस ले जाना चाहता है, जहां भूख ही धर्म है। मैंने पूछा, वह क्या चाहते हैं? उसने कहा, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। अगर मैंने भूख स्वीकार नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, और वे नहीं चाहते कि हमारी नस्ल का कोई हिस्सा मिटे। इसलिए वह मुझे किसी ताकतवर शरीर में दाखिल करना चाहते हैं। उस रात मैंने तय किया कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने माँ से फिर झूठ बोला कि इमरजेंसी ड्यूटी है, और रात भर उसी कमरे में वर्दी और बंदूक लेकर बैठा रहा। उसने कहा, आप सो जाइए रोहित जी। मैंने कहा, नींद उसे आती है जिसे डर नहीं। आज मुझे डर है। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, सच और सुरक्षा, और आज मेरी सच्चाई तुम हो और मेरा धर्म तुम्हें बचाना। उसके चेहरे पर पहली बार एक संतोष भरी मुस्कान आई। रात 3 बजे की ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरे होंठ नीले पड़ गए।
हवा में पुरानी राख जैसी गंध थी और खून जमता महसूस हुआ। मुझे पता था वे आ गए हैं। मैंने बंदूक उठाई और कहा, सायरा दरवाजे के पीछे छिप जाओ। पर वह बोली, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और उसके स्वर में एक धातु सी गूंज थी। तभी खिड़की का शीशा जोर से छटक गया और बाहर दो साए खड़े दिखाई दिए। आंखें आग जैसी, शरीर इंसानों जैसे, पर कपड़े सदियों पुराने। उनमें से एक के हाथ में पुरानी छड़ी थी। उसने कहा, इंसान, तुम एक भूखी आत्मा की रक्षा कर रहे हो और हमारी प्रकृति को नकार रहे हो। इसे सौंप दो, नहीं तो यह वर्दी भी तुम्हें नहीं बचाएगी। मैंने बंदूक तानकर कहा, मैं रोहित भारद्वाज, राजेंद्र भारद्वाज का बेटा, पुलिस अफसर हूं, सच और सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। तुम कौन हो? दूसरा बोला, हम तुम्हारे जैसे नहीं, हम रात के वारिस हैं और ये लड़की हमारी है। तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने ट्रिगर दबाया। गोली उनके सीने में लगी, पर ना खून निकला ना असर हुआ। गोली उनके अंदर समा गई। पहला साया हंसा। तुम्हारे हथियार हमारे लिए खेल हैं। और वे तेजी से मेरी ओर बढ़े। मैं पीछे हट रहा था कि तभी सायरा मेरे आगे आ गई। उसका शरीर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। यह मेरा रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब भूख के धर्म में यकीन नहीं, उसने चीख मारी, इतनी तीखी कि दीवारों का प्लास्टर, शीशे और लकड़ी की अलमारियां चटकने लगी। कमरे की लाइट जो मैंने पहले ऑन कर रखी थी, अचानक फड़फड़ाकर बुझ गई। बस वही नीली रोशनी बची रही जो सायरा के शरीर से निकल रही थी। उसी नीली चमक से बिजली जैसी एक लहर उठी और सामने खड़े उन दोनों सायानुमा प्राणियों पर सीधी जा टकराई। उनकी चीख किसी इंसान की नहीं थी, इतनी भयानक कि दीवारें भी कांप उठी। दोनों पीछे हटे और कमरे से बाहर भागते हुए जंगल की तरफ गायब हो गए। सायरा कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उसका शरीर थरथरा रहा था। उसकी चमक धीमी होती गई और वह पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया। सायरा, तुम ठीक हो? तुमने ये क्या किया? वह बहुत कमजोर आवाज में बोली। मैंने अपने भीतर के उस हिस्से को जगाया जो कभी किसी इंसान के लिए नहीं जागता। यह मेरी ऊर्जा खत्म कर देता है, लेकिन अब वे थोड़ी देर तक वापस नहीं आएंगे। मैं बोला, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। तो उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं रोहित जी, अब देर हो चुकी है। उसके हाथ में फिर वही तस्वीर थी, मेरे पिता की, जो हमेशा मेरी वर्दी में रहती थी। मेरा शरीर अपनी सीमा तक आ चुका है। मैंने उस भूख को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह रूप अब ज्यादा देर टिक नहीं सकता। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा फीका और पारदर्शी लगता था। आंखों की नीली चमक भी मध्यम पड़ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आप जैसा सच्चा इंसान मुझे मेरी दुनिया में कभी नहीं मिला। आपने सिखाया कि जमीर की ताकत किसी भी भूख से बड़ी होती है। शुक्रिया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। वह बोली, मैं हमेशा रोना चाहती थी, मगर इस भूख ने मुझे सूखा दिया था। आज आपकी वजह से लगा कि मेरे भीतर कुछ इंसानी हिस्सा अभी भी बचा था। मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम नहीं मरोगी। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वह मुस्कुराई, मैं मर नहीं रही, बस यहां से जा रही हूं, उस दुनिया में जहां हम भटकते हैं। मुझे सुकून मिल रहा है। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। फिर धीरे से हाथ उठाकर मेरे चेहरे को छुआ। उस स्पर्श में एक तेज ठंडक थी जो दिल तक उतर गई। याद रखना, तुम्हारा धर्म तुम्हारी ढाल है। तुम बहुत कीमती हो। उसका हाथ ढीला पड़कर नीचे गिर गया। मैंने उसे हिलाया, सायरा, सायरा, मगर वह पूरी तरह शांत थी। उसकी सांस थमते ही उसके शरीर से वह नीली रोशनी भी गायब हो गई। कमरे की ठंड मिट गई और चारों तरफ फिर वही साधारण सा वातावरण था। मेरे सामने एक आम लड़की का निर्जीव शरीर था। मैंने सोचा, पुलिस को क्या बताऊं कि वह कोई भटकी आत्मा थी? कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसके हाथ से अपने पिता की तस्वीर निकाली और जेब में रख ली। फिर एक कठोर फैसला लिया। मैंने डॉक्टर हैदर को फोन किया। सर, वह घायल लड़की, वह अकेली थी, उसका देहांत हो गया है। डॉक्टर आए, औपचारिकताएं हुई। रिपोर्ट में यही दर्ज हुआ कि वह अपने चाचा के अत्याचार से भागी हुई थी और कमजोरी व खून बहने से मौत हुई। उसकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए केस जल्दी बंद हो गया। मैंने विवेक के फ्लैट की सफाई करवाई। आज मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूं। मेरा घर अच्छा है, मां खुश है, पिता की तस्वीर अब भी मेरी वर्दी में रहती है।
मगर मेरी जिंदगी में आज भी वही खामोशी गूंजती है जो सायरा मेरे भीतर छोड़ गई थी। मैं आज भी रात की गश्त पर निकलता हूं, पर मेरी नजरें सिर्फ सड़क पर नहीं, परछाइयों पर भी होती हैं, क्योंकि अब जानता हूं कि दुनिया सिर्फ वह नहीं जो दिखाई देती है। मैंने सच और धर्म निभाया, भले ही दुनिया को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा हो, क्योंकि हर आत्मा, चाहे वह इंसान की हो या किसी और लोग की, सुकून, प्यार और सच्चाई की भूख रखती है। जब रात में ठंडी हवा चलती है, मुझे उसकी आहट महसूस होती है। मैं पिता की तस्वीर निकालता हूं और उसमें अब दो तरह की गहराई देखता हूं, पिता की सच्चाई और सायरा की अनंत थकी हुई खामोशी। मैं वर्दी को कसकर पकड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब मैं सिर्फ इंसानों के नहीं, सायों के डर को भी जानता हूं और उनके सामने भी अपने धर्म पर अडिग रहता हूं। वह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और सबसे गहरी सीख थी, जो न किताबें दे सकती थीं, न पुलिस की ट्रेनिंग। यह कहानी एक अफसर की नहीं, एक ऐसे इंसान की थी जिसने अपनी आत्मा बचाने के लिए एक असाधारण जिम्मेदारी उठाई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।